Today I am starting Introduction to Philosophy of Law, LLB Part 1. My question today is, what do you understand by the term law? Explain with the help of definition given by the different jurists. So far as the prelude of the law is concerned, law has been described in different connotations, and various schools of thought have defined law in different angles. Some have defined it on the basis of its nature, some concentrate mainly on its source, and some defined it in terms of effect on society. There are others who define law in terms of end of purpose of the law. तो इस तरह से मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट में लॉ को मुख्तलिफ तरीके से बयान करने की कोशिश की है। जैसे कुछ लोगों ने इसको नेचर की बुनियाद पर डिफाइन किया है और कुछ ने इसको सोर्सेस की बुनियाद पर डिफाइन करने की कोशिश की है और कुछ ने इसे इफेक्ट ऑफ सोसाइटी के तौर पर डिफाइन किया है और बाज़ जूरिस्ट जो हैं वो इसको एंड्स ऑफ जस्टिस के तौर पर भी देखते हैं और ये कहते हैं कि लॉ इज ए सोशल साइंस एंड ग्रोस एंड डेवलप्स विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। और इसी तरह से कुछ जूरिस्ट ने इसको फिजिकल लॉ के तौर पर भी लिया है और फिजिकल लॉ को बयान करते हुए इसको ऐसे इटर्नल रूल्स करार दिए हैं जो कि तब्दील नहीं होते और इसी तरह से ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करने वाले प्रिंसिपल्स को भी लॉ का नाम दिया गया है और इन्हें हम मॉरल लॉ कह सकते हैं। जहाँ तक सोशल लॉ का ताल्लुक है तो उसमें प्रिवेलिंग कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो हैं उनकी इम्पोर्टेंस को बयान किया गया है और इसी तरह से जो वर्ड लॉ है इसको टू फोल्ड मीनिंग में देखा जा सकता है। एक एस्पेक्ट से ये वो रूल्स हैं या रूल्स ऑफ एक्शन ऑफ नेचर हैं और दूसरी तरफ ये ह्यूमन कंडक्ट और बिहेवियर को बयान करते हैं। ऐसे ह्यूमन बिहेवियर जो कि सेट बाय मैन है जिसमें लॉ ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन है और ऑप्टिक्स है, मैकेनिक्स है और इसी तरह से लॉज ऑफ नेचर हैं। अल्लाह ताला ने ये कवानीन जो हैं वो इंसान के लिए सेट किए हैं और ये यूनिवर्सल हैं और अनचेंजेबल हैं। लेकिन ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये गॉड मेड लॉ से कंसर्न नहीं करती बल्कि इटसेल्फ मैन मेड लॉज पर कंसंट्रेट करती है और गॉड मेड लॉज के मुकाबले में मैन मेड लॉज को सामने लेके आती है और इनको हम पॉजिटिव लॉ सेट बाय द मैन टू मैन कह सकते हैं और ये डायनामिक हैं और कीप्स ऑन डेवलपिंग और हमेशा जो मैन मेड लॉज हैं ये तरक्की की मनाजिल तय करते रहते हैं। जहाँ तक डिफरेंट ज्यूरिस्ट का ताल्लुक है और डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट का ताल्लुक है तो उनमें ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में जो लॉ की डेफिनेशन बयान की गई है इसके मुताबिक इट मीन्स द regime that orders human activities and relation through systematic application of its force to politically organized society or through social pressure backed by the force in the society। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन एक्टिविटीज को इस तरह से तरतीब दिया जाता है कि वो एक सिस्टमेटिक एप्लीकेशन के जरिए अप्लाई की जाती हैं और पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी पर अप्लाई की जाती हैं और सोशल प्रेशर के जरिए
और उसको फोर्स ऑफ सोसाइटी भी हासिल होती है। इसी तरह से जस्टिनियन ने जो डेफिनेशन की है लॉ की, उसके मुताबिक वो कहते हैं जी कि लॉ जो है वो मॉरल और इमोरल अफेयर्स का किंग है, which ought to be chief, the ruler and the leader of the noble, and the base and thus the standard of what is just and unjust, the commander to social animals what they should do and forbid what they should not do। यानी इसको दो तरह से उन्होंने मॉरली और इमोरली बयान किया है, और जिसमें हमें इस बात की मुतकाजी किया गया है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं जिनसे फॉरबिड होना चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, और सोशल एनिमल के तौर पर हमें कौन से कमांड्स हैं जिनको मानना है और कौन सी कमांड्स हैं जिनसे इनकार करना है। इसी तरह से जो सैयारों है उसके मुताबिक लॉ इज द हाईएस्ट रीजन इम्प्लीमेंटेड इन द नेचर, यानी उन्होंने कानून को सबसे बड़ी वजह जो है, सबसे बड़ी रीजन करार दिया गया है जो नेचर पर इम्प्लीमेंट की गई है, फितरत पर इम्प्लीमेंट की गई है। और इसी तरह से अल्पेन के मुताबिक कि लॉ जो है ये आर्ट है या एक साइंस है जो कि इक्विटेबल है और गुड है, यानी गुड कॉन्शियस पर मुश्तमिल है और इक्वलिटी पर मुश्तमिल है, और ये एक किस्म की आर्ट है और इसको हम साइंस के तौर पर भी ले सकते हैं। इसी तरह से ऑस्टन के मुताबिक लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ रूल्स सेट बाय द मैन एज पॉलिटिकली सुपीरियर एंड सॉवरन टू मैन एज पॉलिटिकली सब्जेक्ट, यानी लॉ उन कवानीन का मजमूआ है जो पॉलिटिकली सुपीरियर, जो सॉवरन है, जो मुख्तार आला है, जो इक़्तिदार आला है, जो बादशाह है, उसने सेट किए हैं और उनके अपनी सब्जेक्ट के ऊपर उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है और उनको अपने सब्जेक्ट पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। इसी तरह से जो सिवानी है उसने लॉ के बारे में जो डेफिनेशन बयान की है उसके मुताबिक लॉ इज द रूल वेयर बाय द इनविजिबल बाउंड्रीज, law is the rule whereby the invisible borderline is fixed within which the being and activity of each individual obtains a secure and free space। इसमें यह बयान किया गया है कि एक बॉर्डर लाइन है लॉ जिसमें कुछ एक्टिविटीज को फिक्स्ड कर दिया गया है और हर शख्स जो है वो उसमें अपनी सिक्योर और फ्री स्पेस जो है वो तलाश कर सकता है। और इसी तरह से मजीद डेफिनेशन जो बयान की गई है उसमें ब्लैकस्टोन लॉ इज द मोस्ट जनरल एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेंस, सिग्निफाइज ए रूल ऑफ एक्शन एंड इज अप्लाई इनडिस्क्रिमिनेटली। ब्लैकस्टोन ने ये कहा कि ये मोस्ट जनरल और कॉम्प्रिहेंसिव सेंस है जो कि रूल ऑफ एक्शन को बयान करती है और इनडिस्क्रिमिनेटली यानी लोगों के दरमियान तफरीक किए बगैर इसको अप्लाई किया जाता है। इसी तरह से हुक्कर ने जो डेफिनेशन बयान की है वो कहता है कि एनी काइंड ऑफ रूल और कैनन वेयर बाय एक्शंस आर फ्रेम्ड, यानी एनी काइंड ऑफ रूल्स ये वो रूल्स हैं, कैनन यानी असूल हैं, वेयर बाय एक्शंस आर फ्रेम्ड जिसके जरिए हम मुख्तलिफ एक्शंस को, मुख्तलिफ फैक्ट्स को, मुख्तलिफ एक्ट्स को फ्रेम कर सकते हैं या लॉ को मेड आउट कर सकते हैं, लॉ की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं और लॉ को इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं।
इसी तरह से कांट के मुताबिक लॉ इज द सम टोटल ऑफ कंडीशंस अंडर विच द personal wishes of one man can be combined with the personal wishes of the other man in accordance with the general law of freedom. यानी जनरल लॉ ऑफ फ्रीडम में जबकि लोगों को आज़ादी है अपना इज़हार राय की लॉ में, तो इसमें एक अशख़ास की जो विशेष हैं, जो ख्वाहिशात हैं, उनको हम दीगर अशख़ास की ख्वाहिशात के साथ कंबाइन कर सकते हैं और उन ख्वाहिशात को कंबाइन करने के बाद जो लॉ इवॉल्व होता है डेट इज कॉल्ड द लॉ, और उससे फिर आगे चल के नई नई चीज़ें लॉ की निकलती हैं और लॉ की नई नई इंटरप्रिटेशंस होती हैं। जहाँ तक हॉब्स का तल्लक है तो वो कहते हैं जी कि लॉ इज द स्पीच ऑफ हिम हु बाय राइट कमांड्स समवट टू बी डन और omitted। कहते हैं कि लॉ एक ऐसे आदमी की स्पीच है जो दुरुस्त तौर पर कमांड कर रहा है और वो हकायक के बारे में बात कर रहा है और वो ये बात बता रहा है कि क्या किया जाना चाहिए और क्या ओमिट कर देना चाहिए और किस चीज़ को तर्क कर देना चाहिए। तो इस तरह से बैड और गुड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी लॉ में आता है कि लॉ में कौन सी चीज़ों पर अमल करना और कौन सी चीज़ों पर ओमिट करने के बारे में भी बताता है। इसके बाद कई और डेफिनेशंस हैं जिनमें डिमोस्थेसिस की डेफिनेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें कहा गया है कि एवरी लॉ इज द गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ए डिसीजन ऑफ सेजेस। बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन है कि हर कानून अल्लाह ताला का गिफ्ट है, अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, जो कि अक्लमंद और दाना का फैसला है। यानी कानून जो है, लॉ जो है, वो किसी भी सूरत इलीगल अनलॉफुल नहीं हो सकता। जब भी लॉ की डेफिनेशन की बात आएगी तो ये रीजन के साथ और वैरायटी के साथ और फिर उसकी बैकग्राउंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ लॉ को देखा जाएगा, और इसीलिए उसने कहा कि ये गिफ्ट ऑफ गॉड है और डिसीजन ऑफ सेजेस है। अब जहां तक मजीद डेफिनेशन इसकी की जा सकती है तो रोमन स्कॉलर्स ने लॉ के बारे में जो डेफिनेशन की है वो कहते हैं कि लॉ इज कंसर्न्ड विद द पैरामीटर्स व्हिच आर राइट और रॉन्ग, फेयर एंड अनफेयर। रोमन स्कॉलर्स ने लॉ को एक्सप्लेन करते हुए या इसको डिफाइन करते हुए इस बात की तफरीक की है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो राइट हैं और कौन सी चीज़ें रॉन्ग हैं और कौन सी चीज़ें फेयर हैं और कौन सी चीज़ें इनफेयर हैं, अनफेयर हैं। यानी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, फेयर एंड अनफेयर, लीगल एंड इलीगल। तो लॉ की बात करते हुए हमें फेयरनेस और लीगैलिटी को मद्देनजर रखना है। तो इस सिलसिले में और डेफिनेशन भी इसमें बयान की जा सकती हैं, लेकिन लॉ में एक बड़ी अहम टर्म, दो बड़ी अहम टर्म हैं जिनको मैं डिस्कस करना जरूरी समझता हूँ। एक है लॉ इन रेम और सेकंड है लॉ इन पर्सोनम। सो फार एज द लॉ इन रेम इज कंसर्न्ड, तो लॉ इन रेम रिलेट्स टू द इन्फॉर्मेशन ऑफ राइट व्हिच अ पर्सन हैज अगेंस्ट द होल वर्ल्ड and against the people in general, that is law of inheritance, succession and ownership। लॉ ऑफ रेम का मतलब ये है कि एक आदमी को तमाम वर्ल्ड के खिलाफ जो राइट्स हासिल हैं, पब्लिक एट लार्ज के खिलाफ जो हुकूक हासिल हैं, दे आर कॉल्ड राइट इन रेम। और इसको पब्लिक इन जनरल भी कह सकते हैं कि आपको पब्लिक इन जनरल के खिलाफ जो हुकूक हासिल हैं, इसमें फॉर एग्जाम्पल राइट ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, लॉ ऑफ सक्सेशन है और लॉ ऑफ ओनरशिप है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पब्लिक एट लार्ज या होल वर्ल्ड के खिलाफ आपको हासिल हो सकते हैं। इसी तरह से लॉ इन पर्सोनम को डिफाइन करते हुए ये बताना बड़ा जरूरी है
कि वो ऐसे राइट्स हैं जो आपको किसी इंडिविजुअल के खिलाफ हासिल है, यानी किसी इंफरादी शख्स के खिलाफ आपके जो राइट्स हैं वो आपको जो अवेलेबल हैं डेफिनेट पर्सन के खिलाफ या एक से ज्यादा पर्सन के खिलाफ, जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और ट्रस्ट है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम वी कैन इंक्लूड टू मोर पार्टीज बट नॉट पब्लिक एट लार्ज, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉ इन रेम एंड लॉ इन पर्सन। So far as the advantages or uses of law or fixed rule of law, तो जो लॉ की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि यूनिफॉर्मिटी और सर्टेनिटी होनी चाहिए। लॉ ऑफ रूल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट यूनिफॉर्मिटी होने चाहिए और उनमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और इसी तरह से रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट जो है वो ज़रूरी होना चाहिए और उसमें कन्वीनियंस और हैप्पीनेस फॉर दी पीपल होनी चाहिए एज दी सेम लॉ के तौर पर, और डेट शुड बी एप्लीकेबल ऑन ऑल केसेस। ये भी बड़ा जरूरी है कि लॉ ऐसा होना चाहिए जो एप्लीकेबल भी हो और डिस्टिंक्शन केसेस में उसको अप्लाई करने में हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक इसकी नेक्स्ट फीचर का ताल्लुक है तो इक्वालिटी और इम्पार्शियलिटी। द इक्वालिटी अवॉइड्स डैमेजेस टू द सोसाइटी, इक्वालिटी अवॉइड्स आर्बिट्रेरी, और इस तरह से जो बायस और डिसऑनेस्ट डिसीजंस होते हैं वो मुआशरे के लिए इंतहाई खतरनाक और मोहलक होते हैं। तो लॉ जो है उसका कोई मकसद नहीं रह जाता अगर कोई इंडिविजुअल उससे अपनी रेमेडी हासिल नहीं कर सकता जो कि फेयरनेस और बाइसनेस के जुमरे में ना आती हो। तो इसी तरह से लॉ को इनकम्पैटिबल होना चाहिए जस्टिस के साथ, और नोन एज डिपार्चर, यानी जब वो लॉ प्रवेल कर रहा हो तो उसके मतलब ये जाना जाना चाहिए कि वो विजिबल है और जज का जो फैसला है वो बड़ा रीजनड है और अकॉर्डिंग टू लॉ है। इसी तरह से रिलायबिलिटी, लॉ इज मोर लायबल देन इंडिविजुअल जजमेंट, ह्यूमन माइंड एंड फेलियर, एंड जजेस आर नो एक्सेप्शन। द विजडम ऑफ द लेजिस्लेचर which represent the wisdom of the people is a safer and more reliable means of protection than the momentary fancy of the individual judge. काबिले एतबार होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। अगर आप उसको पढ़ते हैं जजमेंट को तो जो उसमें जो लॉ एनेक्ट किया गया है वो रीजनेबल लॉ होना चाहिए और उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, जजेस की विजडम के मुताबिक होनी चाहिए, और विजडम को है जिसको है वो लॉफुली यूज किया जाना चाहिए, आर्बिट्रेरी यूज नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह से है दी प्रोटेक्शन फ्रॉम एरर, जो लॉ के रूल्स हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को एरर से, गलतियों से, और ऐसी इंडिविजुअल जजमेंट से जो कि नुकसानदेह हैं। मोस्ट केसेस में सब्जेक्ट जो है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए और जजेस आर नॉट एक्सपेक्ट टू ट्विस्ट द सेम, और जजों से ये तो नहीं की जा सकती कि वो मामला को ट्विस्ट करें। इसी तरह से जहां तक लॉ का ताल्लुक है तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए लॉ में, लॉ को रिजिड नहीं होना चाहिए। आइडियल लीगल सिस्टम में चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल जो हैं वो यूजुअली आती रहती हैं और चेंजेस इटसेल्फ टू द नीड्स ऑफ द पीपल होती हैं। इसलिए लॉ जो है उसको रिजिड नहीं होना चाहिए बल्कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जहां तक कंजर्वेशन का ताल्लुक है तो प्रोग्रेसिव sections legal development is absolutely necessary and some method is absolutely requisite whereby the law may be kept in harmony with the circumstances and opinion of the time, but both the lawyers and the judges favor the continuation of the existing law
and the result is very often static. This is not desirable for the progressive society. देखिए, जो अब नए नए हालात आ रहे हैं, नए नए फैक्ट सर्कमस्टांसेस हैं, तो जो नए नजरियात हैं उनको प्रवेल करना चाहिए और पुराने ख्यालात को अब छोड़ देना चाहिए। नीडलेस कम्प्लेक्सिटी, इसी तरह से लॉ की इम्प्लीमेंट करते हुए लॉ को सिंपल होना चाहिए और पॉसिबल होना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कम्प्लेक्सिटी आ रही है, आप उसको अप्लाई करने में बड़ा कम्प्लेक्स फील कर रहे हैं और गैर ज़रूरी उसमें जो कम्प्लेक्सिटी है उसकी वजह से जो एक्सेसिव डेवलपमेंट है लीगल सिस्टम की वो रुक रही है और हमें मुख्तलिफ डिफ़िकल्टीज पेश आ रही हैं, और इसी तरह से जो लॉयर और जजेस हैं वो कम्प्लेक्स का शिकार हो रहे हैं। और आखिर में फॉर्मलिज्म, more emphasis is put on the form of law than its substance. A lot of time is wasted in raising technical objection of law which has nothing to do with the merits of the case in dispute, while insisting on the formalities of the law. Injustice may be done in a very case, while an innocent person may suffer, the clever and the crook may profit thereby. लॉ की फॉर्मेशन करते हुए हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह का लॉ फॉर्मेट किया जाए कि जो इनोसेंट पर्सन हैं, जो मासूम लोग हैं, वो सफ़र ना करें और जो क्लेवर और क्रूक शख्स हैं वो उससे फ़ायदा ना हासिल करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।